जी नमस्कार, मैं संजय नैन विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हाई कोर्ट के किस प्रकार से हाई कोर्ट की स्थापना, नियुक्ति, उन सारी बातें अपने कर ली थी और उससे पहले अपने राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में भी बातें कर चुके थे। अभी अपने 3-4 आर्टिकल जो है वो प्रमुख हाई कोर्ट के एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय के अंदर आर्टिकल 224 तक अपने बात कर चुके थे। आर्टिकल 224 तक अपने पढ़ चुके थे। अतिरिक्त कार्यभार वाली बातें अपने कर ली थी और नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं वगैरह सारी चीजें अपने पढ़ चुके थे। सेवानिवृत्त आयु की अपने बात पहले पिछली क्लास में नहीं कर पाए थे। सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। सेवानिवृत्त आयु कितनी? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में अपने कितनी पढ़ते हैं? 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त आयु जो है वो कितनी है? 62 वर्ष की आयु जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। और नेक्स्ट अभी हमें आर्टिकल 226 की बात करेंगे। आर्टिकल 226 जो है वो रिट जारी करना, रिट जारी करना। अपने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों के बारे में अब अपने अध्ययन कर रहे हैं और उनमें से एक रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास है, उच्च न्यायालय के पास है रिट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 6 प्रकार की रिटें जो है वो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें, जो आर्टिकल 32 अपने पढ़ा, मूल अधिकारों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिटें थी। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण अपने पढ़ी, परमादेश पढ़ा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा। ये अपनी पिछली क्लासों में इन रिटों की बात की थी। मूल अधिकार टॉपिक जिस समय आपने किया था उस समय इन सारी रिटों की बात की थी। तो वो 5 प्रकार के रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मूल अधिकारों से संबंधित। रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है तथा हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। दूसरी बात, और कैसे शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट केवल किसके लिए रिट जारी करता है? मूल अधिकारों से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के अलावा कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के लिए भी कर सकता है और कानूनी अधिकारों के लिए भी जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है। छठी रिट, 5 रिटें तो जो मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वही 5 रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, आपकी उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रच्छा है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। और छठी रिट जो है वो छठी रिट है इंजंक्शन। इंजंक्शन रिट जो है वो छठी रिट है हाई कोर्ट की, और ये अंतरिम रिलीफ, अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए ये रिट जो है वो जारी की जाती है। तो 6 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट जारी करता है और रिट जारी करने के मामले में ये जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली है हाई कोर्ट। ये बात कहता है आर्टिकल 226। नेक्स्ट अपने बात करें आर्टिकल 227 की। तो आर्टिकल 227 जो है वो हाई कोर्ट को अधीक्षण की शक्ति देता है।
सुपरवाइजिंग की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट को आर्टिकल 227 देता है। अधीक्षण की शक्ति देता है। अधीक्षण की शक्ति का मतलब हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके कार्य की समीक्षा कर सकता है, उनके कार्य का जो रिकॉर्ड है उसको चेक कर सकता है। ये उच्च न्यायालय के पास अधिकार है आर्टिकल 227 के अंतर्गत। तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है उनके कार्य का अधीक्षण जो है वो कर सकता है। ये बात कहता है आर्टिकल 227। नेक्स्ट अपने आर्टिकल पढ़ना है 229। आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 जो है वो बात करता है किसकी? आर्टिकल 229 कहता है कि उच्च न्यायालय के पास अधिकार है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से मामले मंगवा सकता है। हाई कोर्ट से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे वो मामले मंगवा सकता है। उसकी बात करता है आर्टिकल 229 कि हाई कोर्ट अपने पास उन मामलों को मंगवा सकता है। एक बात तो है ये। दूसरी बात, हाई कोर्ट जो है वो अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उनके द्वारा जो है वो किया जाता है। तो अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो आर्टिकल 229 के तहत हाई कोर्ट स्वयं करता है, अपने अधिकारी कर्मचारियों का सेवा शर्तों का निर्धारण। तो ये बात कहता है आर्टिकल 229। नेक्स्ट अपने आर्टिकल 233 और 234 दोनों आर्टिकलों के बारे में पढ़ना है। ये जो तीन आर्टिकल है, एक 229, 233 और 234, ये तीनों आर्टिकल हाई कोर्ट के प्रशासन से रिलेटेड है। हाई कोर्ट के प्रशासन से रिलेटेड है तीनों आर्टिकल। आर्टिकल 233 ये कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश जो है उन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा होती है, परंतु किसके परामर्श से होती है? तो हाई कोर्ट के। उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल 233 ये कहता है। और आर्टिकल 234 जो है, आर्टिकल 234 कहता है कि उच्च न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट में जो भी अन्य विधिक अधिकारी है, जिला न्यायालय के अन्य जो भी विधिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट और एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, जैसे अपने आरपीएससी है वो सभी राज्यों के लिए जैसे अलग से राज्य लोक सेवा आयोग जिनका होता है। तो आर्टिकल 234 ये प्रावधान करता है कि हाई कोर्ट और एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायालय के अन्य विधिक अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो करता है। तो ये आर्टिकल 234 है। तो ये अपना हाई कोर्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना प्रस्तावना, प्रियम्बल।
प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है उसकी अपने बात करनी है। प्रस्तावना हम भारत के लोग। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग। प्रस्तावना जो है वो हर एक कंपटीशन के लिए अपने काफी इंपॉर्टेंट है और खास करके रीट के लिए जो है वो हर एक बार जितने भी एग्जाम अपने रीट के हुए हैं उनमें सब में जो है यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ है कि भारत की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी अन्य को हस्तक्षेप करने की इजाजत जो है वो नहीं देगा। हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ है जनता के हाथ में है भारत में अंतिम शक्ति, और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी भी अन्य को हस्तक्षेप जो है वो नहीं करने देगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। यहां पे समाजवादी हमारे समाज की व्यवस्था की बात करता है। पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दो शब्द अपने पढ़ने को मिलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखा है वो पंथ निरपेक्ष लिखा है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, सभी धर्मों को एक जितना महत्व भारत में दिया जाता है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र। तो भारत में सर्वोच्च शक्ति यहाँ पे लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों की शासन व्यवस्था, सर्वे सर्वा जनता ही हो जिसमें। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ यहाँ पे गणराज्य या गणतंत्र बोलते हैं अपने प्रस्तावना, गणराज्य शब्द लिखता है। तो गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ है कि ऐसा कोई भी देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो राष्ट्र गणराज्य कहलाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात का उल्लेख करती है कि भारत एक कैसा है? गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। प्रस्तावना तीन प्रकार के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, इन आधारों पर कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था सबके लिए क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड हो। आर्थिक, गरीब अमीर सभी के लिए एक जैसे नियम कानून जो है वो होने चाहिए। राजनीतिक न्याय, चाहे कोई राजनीतिक पदाधिकारी हो या देश का आम नागरिक हो, सभी के लिए जो है वो एक जैसी न्याय व्यवस्था हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार की समानताएं जो है
तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर जो है वो किया गया है। प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न यहां से यदि पूछा जाए कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, तो अपना आंसर है 3 प्रकार का। 3 प्रकार के कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्रम पूछा जा सकता है इनका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का। किस प्रकार से निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए, तो उनमें से क्रम दिया जा सकता है इनका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में किया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में किया गया। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हो, उपासना, पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो प्रस्तावना उल्लेख करती है इस बात का। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा एक अन्य स्थान पे भी मिलता है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख भी प्रस्तावना के अलावा, इनमें से विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, ये ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिनका उल्लेख प्रस्तावना के अलावा अन्य अपने भी मूल अधिकारों के अंदर पढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति अपने आर्टिकल 19 से क में पढ़ते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में अपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहाँ मिलता है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 38 जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पे 3 प्रकार के आपके न्याय का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं तक अपने बात कर चुके थे। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात जो है वो प्रस्तावना करती है। 2 प्रकार की समानताएं यहां पे अपने शब्द लिखा है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। 2 प्रकार की समानताओं की बात जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समता आर्टिकल 16 के अंदर भी अपने पढ़ते हैं, नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो प्रस्तावना के अलावा अवसर की समता का उल्लेख कहां मिलता है, तो ध्यान रखना है आर्टिकल 16 के अंदर। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। बंधुत्व अपने प्रस्तावना के अंदर और एक स्थान पे और भी पढ़ते हैं, जब मौलिक कर्तव्य टॉपिक जब अपने पढ़ते हैं तो वहां पे जो है वो बंधुत्व की बात जो है वो करता है। बंधुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द अंत में लिखे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विक्रम संवत 2006 का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर किया गया है। तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। मिति मार्गशीर्ष महीना दिया गया है, शुक्ल पक्ष बताया गया है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार सप्तमी। तो ये तारीखें जो वो प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है। तो ये अपनी प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना से रिलेटेड अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार मिलता है। हम भारत के लोग, भारत को। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है कि भारत की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है? तो 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अभी इसके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है अखंडता। ये तीनों शब्द जो है वो प्रस्तावना में, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। और एक बात, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। प्रस्तावना के अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ मिलता। और दूसरी बात, मूल संविधान के अंदर भी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द का उल्लेख संविधान सभा के सदस्यों ने या अपने संविधान के अंदर उनको शामिल जो पंथ निरपेक्ष शब्द को नहीं किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर और जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वो यही संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके द्वारा ये वो शब्द जोड़े गए। तो ये 3 शब्द कब जोड़े गए? 1976 में। कितनी बार संशोधन हुए प्रस्तावना में आज तक? तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन जो है वो किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें प्रस्तावना से रिलेटेड मामलों की, तो प्रस्तावना से संबंधित 1960 में बैरूबाड़ी वाद, 1960 में बैरूबाड़ी वाद हुआ। बैरूबाड़ी वाद क्या था? बैरूबाड़ी भारत का एक स्थान था, जिस 1960 की बात है। बैरूबाड़ी स्थान था भारत का और ये जो स्थान है वो पाकिस्तान को सौंपने की जब बात चल रही थी तब जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जानकारी ली, सरकार से पूछा कि क्या इस तरीके से आप किसी भी स्थान को दूसरे देश को सौंप सकते हैं। तो उस नाम से ये बैरूबाड़ी वाद के नाम से जाना गया और उसी समय जो है वो प्रस्तावना के अंदर जो है वो एक बात प्रस्तावना के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग
नहीं है। अब यहां पे प्रस्तावना से बैरूबाड़ीवाद का क्या कनेक्शन है, थोड़ी बात इसकी अपने कर लेते हैं कि प्रस्तावना और बैरूबाड़ी का कनेक्शन इस प्रकार है कि जब ये स्थान पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस आधार पर ये संशोधन कर रहे हो। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया किस आधार पर आप संशोधन कर रहे हो, तो सरकार ने जो है वो निर्देश दिया कि हमारे पास जो है वो हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो कहा भी आपको किसने कहा भी आप संप्रभु हैं, तो कहा सर प्रस्तावना ने कहा। तो प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। संविधान में तो नहीं लिखा है, नहीं है जी, प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। तब जो है इस मामला ये प्रस्तावना के साथ अपने इसको जोड़ के जो है वो पढ़ते हैं। तो 1960 बैरूबाड़ीवाद, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और 1973 केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद के अंदर जो है वो ये कहा गया, केशवानंद भारतीवाद जो है इसमें ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती मामला 1973 का, इस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और किस मामले में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो वो बैरूबाड़ीवाद है। केशवानंद भारती मामला, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट 1994 के अंदर एक और मामला प्रस्तावना से रिलेटेड, एसआर बॉम्बईवाद। एसआर बॉम्बई मामला जो है वो प्रस्तावना से रिलेटेड था। और इसके अंदर क्या कहा गया, तो एसआर बॉम्बईवाद के अंदर प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा समझा गया या आधारभूत संरचना माना गया। जब 1973 का केशवानंद भारतीवाद हुआ, तो उस समय केशवानंद भारतीवाद के समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद के पास अधिकार है कि वो संविधान के जिस भाग में चाहे वहां पर संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। और उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ भी, संशोधन हुआ 42वां 1976 में। लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया केशवानंद भारती मामले में कि संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और एसआर बॉम्बईवाद में कहा गया कि संविधान आधारभूत संरचना प्रस्तावना भी है, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आधारभूत संरचना है। तो ये निर्णय जो है वो, ये 3 प्रमुख मामले थे जो कि प्रस्तावना से रिलेटेड थे। अभी अपनी प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगली क्लास में अपने नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।